नमस्कार। केजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित पोर्शन पूछा जाता है तो ये सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप सही जगह ट्यून किए हैं। ये सीरीज़ आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उसमें भारत का भूगोल जरूर पूछा जाता है, तो भारत के भूगोल की ये सीरीज आपके लिए एकदम लाभदायक है। इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते जाइए। इस सीरीज को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कराएंगे, पूरा कराएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स को समझाते चलेंगे। और साथ ही हम इस सीरीज में आपको एक और चीज प्रोवाइड कराएंगे और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, XYZ आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी किताब से पढ़ते हैं या किसी यूट्यूब से देखते हैं। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है और उसी चीज को इंप्लीमेंट करना एकदम अलग चीज है। सवालों को कैसे सोल्व करना है इसका एक तरीका होता है। बेसिक जानकारी बेहद जरूरी है। बेसिक जानकारी जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट आपका जरूरी है, वो पता होना चाहिए। पर उस दी गई इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, वो दोनों चीजें अलग अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि देखिए, जानकारी होना और ज्ञान होना दोनों में अंतर है। यानी आपको इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होना दोनों में अंतर है। इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं। जब इसी इंफॉर्मेशन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट आपकी नॉलेज है। उसी नॉलेज का यूटिलाइजेशन करते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में। यही चीज होती है। अगर आप सोचें कि हम इंफॉर्मेशन को सीधा वहां पे यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इंफॉर्मेशन हो सकता है इंफॉर्मेशन जैसी आपने याद की ऐसी एग्जामिनेशन हॉल में ना मिले। बट अगर आपने उस इंफॉर्मेशन से एक नॉलेज गेन कर लिया तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में चाहे जिस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले, आप उसके इर्द गिर्द जाके उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में किससे शुरू करते हैं। इससे पहले सीरीज में हमने आपको बताया था ग्रेट हिमालय के बारे में। आज बारी है मिडल हिमालय को देखने की, यानी लघु हिमालय के बारे में। अगर हम लघु हिमालय के बारे में बात करें तो लघु हिमालय एक श्रेणी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि सबसे शुरू में हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, उसके बाद एक पर्वत श्रेणी हमने देखी जिसको हमने नाम दिया ग्रेट हिमालय। क्या नाम दे रहे हैं? उसको हमने नाम दिया ग्रेट हिमालय। इसके बाद तीसरी श्रेणी का नाम है जिसको हमने कहा लेसर हिमालय, या फिर इसी को हम कह रहे हैं मध्य हिमालय, इसी को हम कहते हैं लघु हिमालय, और इसी को याद करिए हमने कहा था हिमाचल श्रेणी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इस हिमाचल श्रेणी के बारे में। ये पूरी एक सीरीज है, यानी इसमें पर्वत होंगे और वो पर्वत एक चेन के रूप में बने हुए हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसको हमने कहा कि ये एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और वो नाम आयोग आपसे बार बार पूछता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हिमालय किसी एक स्टेट का नहीं है बल्कि हिमालय पूरे भारत का है। तो जब लघु हिमालय के बारे में हम बात करते हैं तो तब हम देखते हैं कि लघु हिमालय एक श्रेणी है, उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इसी लघु हिमालय को जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं पीर पंजाल। अब देखिए, आयोग को जब यहां से सवाल पूछना होगा तो वो आपको लघु हिमालय लिख के नहीं देगा। लघु हिमालय सामान्य चीज है। अब लघु हिमालय के भी अंदर जाएगा और उसमें आपको लिख के देगा पीर पंजाल। ऐसे ही इस लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं धौलाधर श्रेणी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? धौलाधर श्रेणी के नाम से। ऐसे ही उत्तराखंड में इस लघु हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से जान रहे होते हैं। इसी प्रकार इसी लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से या महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो क्या देखा हमने कि इसी को हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कह रहे हैं, इसी को हिमाचल प्रदेश में कहा गया धौलाधर श्रेणी, और इसी को उत्तराखंड में कहा गया नागटिब्बा, और महाभारत रेंज जिसको नेपाल में कहा जाता है। आइए अब देखते हैं, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें, जैसे हमने ग्रेट हिमालय के बारे में बात करी थी, और ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा 6100 मीटर है। ऐसे ही अगर मैं लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3500 से लेकर के 4500 मीटर तक है। मैंने आपको बताया 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है जिसको पीर पंजाल कहते हैं, दूसरी है धौलाधर, तीसरी नागटिब्बा, और चौथी का नाम है महाभारत। ये कुछ इस क्रम में सजाई गई हैं। नंबर 1 पे जो आप देख पा रहे हैं ये है पीर पंजाल।
नंबर 2 पर जो आप श्रेणी देख पा रहे हैं ये है धौलाधर। नंबर 3 पर है नागटिब्बा और नंबर 4 पर जो रेंज है, जो श्रेणी का नाम है वो है महाभारत। इस चित्र से आप एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर पा रहे होंगे कि ये जो 2 नंबर है जिसको हमने धौलाधर श्रेणी कहा, ये इन चारों में सबसे दक्षिणतम है, जो बात मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी भी है। अगर आपसे ये आयोग ये सवाल पूछता है कि बताइए हिमालय में, लघु हिमालय की जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, उनमें सबसे दक्षिणतम कौन है? ऐसा सवाल ना दे तो ऐसा दे सकता है, ये 4 ऑप्शन आपको दे दे और पूछे कि बताइए इसमें सबसे दक्षिणतम कौन है, तो आप तब बता देंगे उसको कि इसमें सबसे दक्षिण पे कौन है, धौलाधर श्रेणी है, जो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय का ही नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवालिक की, जो कि हिमालय की तीसरी श्रेणी है। पहली श्रेणी आपने देखी वृहद हिमालय, दूसरी देखी आपने लघु हिमालय और तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक। याद करिए शिवालिक के अन्य नाम जो हमने आपको बताए थे। शिवालिक को कहा जाता है कि वो बाह्य हिमालय है, आउटर हिमालय है। इसी शिवालिक को कहा जाता है कि ये हिमालय ना होकर के एक उप हिमालय है। देखिए 3 श्रेणियां मैंने आपको हिमालय की बताई, एक वृहद, एक लघु यानी मिडल और एक बता रहा हूं शिवालिक। तीनों श्रेणियों का क्रम जो है वो इसी प्रकार है। सबसे उत्तर में आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा, उसके दक्षिण में आपको लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। अगर इनकी उत्पत्ति का क्रम देखें, इनका काल देखें, जब जब इनका निर्माण हुआ, इनका फॉर्मेशन का पीरियड आप देखेंगे तो सबसे पहले हिमालय में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होगी, उसके बाद मध्य हिमालय की उत्पत्ति होगी और तीसरे नंबर पर जिसकी उत्पत्ति होगी, यानी हिमालय में सबसे बाद में जिसकी उत्पत्ति होगी, उसका नाम होगा शिवालिक। तो क्या मैं शिवालिक को कह सकता हूं कि शिवालिक एक नवीनतम पर्वत है, एक नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो हाँ, और आपको पता है कि जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो हिमालय पर्वत है बेसिकली उसका निर्माण जो है वो 2 प्लेटों के आपस में टकराने से बना है। प्लेट होता है जो पृथ्वी है, जिस क्रस्ट से बनी है उसको हम एक प्लेट मान देते हैं। हमारी पृथ्वी जो है कुल मिला के 7 बड़ी प्लेटों से निर्मित है। उसमें से 2 प्लेटों का जिक्र हमने हिमालय को पढ़ते हुए किया था। एक प्लेट का नाम है उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट और एक प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसी को हम इंडिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या देखा, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिली। उनके मिलने से उनके बीच में जो सेडिमेंट्स जमा हुआ था, उस सेडिमेंट्स में क्या हुआ, एक फोल्ड बन गया। जैसे आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर को दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करिए कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो आप देखेंगे बीच में एक फोल्ड क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे ही यहां पे हुआ कि 2 प्लेटें जब पास में आई तो उनके बीच में जो अवसाद था, उनके बीच में जो मलबा जमा था, उनके बीच में जो सेडिमेंट्स था, वो फोल्ड के रूप में ऊपर उठ गया और उसी फोल्ड को हम हिमालय के नाम से जान रहे हैं। तो हिमालय कहा जा सकता है कि हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, इसलिए इसको कहा जाता है कि हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, एक मोड़दार पर्वत है। अब अगर शिवालिक के बारे में एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिले और आयोग कहे आपको कि जो शिवालिक है वो नवीनतम मोड़दार पर्वत है, तो बात ठीक है। क्यों? क्योंकि नवीनतम तो इसलिए है क्योंकि हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे बाद में इसका विकास हो रहा है, और मोड़दार आपको पता ही है क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा है और पूरा हिमालय जो है वो एक फोल्ड के रूप में उठा है और फोल्ड में अवसाद हैं जो टेथिस सागर में जमे हुए थे। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं। अगर हम शिवालिक के बारे में बात करें तो हिमालय की नवीनतम और दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो औसत ऊंचाई जो है 500 से लेकर के 1500 मीटर तक औसत ऊंचाई मिलती है इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से होती है। कौन सा बेसिन है? पोटवार बेसिन। पाकिस्तान के पोटवार बेसिन के दक्षिण से शुरू होती है और कोसी नदी तक फैली है। कहां तक फैली है? कोसी नदी तक फैली है। इसके बाद इसका विस्तार जो है वो सेपरेट फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि ये किससे मिल जाती है? मध्य हिमालय से मिल जाती है और अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। अगर आप देखें चित्र में तो आप देख पाएंगे कि इसकी शुरुआत जैसे ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से शुरू होती है और उसका अलग से एक इंडिविजुअल उसकी अवस्थिति आपको कोसी नदी बिहार तक देखने को मिलती है। उसके बाद उसका सेपरेशन अलग से नहीं है, उसकी अवस्थिति आपको अलग से कहीं पे शिवालिक नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि शिवालिक जो है वो मध्य हिमालय के साथ मिल जाती है। अभी तक हिमालय पर्वत का जो विस्तार हमने देखा उसमें शुरुआत करी हमने ट्रांस हिमालय से और हम दक्षिण की तरफ को बढ़ते बढ़ते शिवालिक तक पहुंचे। यानी हिमालय का भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विभाजन जो हमने देखा वो देखा हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ।
सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में हिमालय, और उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा, शिवालिक, शिवालिक मध्य हिमालय और उसके ऊपर ग्रेट हिमालय। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। बट अगर हम इसको पूर्व से पश्चिम बांटना चाहें हिमालयों को, देखिए सबसे उत्तर में आपने देखा ट्रांस हिमालय था, उसके दक्षिण में अगर मैप पे देखिए थोड़ा सा इस बात को, सबसे उत्तर में आपने देखा कि यहाँ पे एक हिमालय है जिसको हमने नाम दिया ट्रांस हिमालय। क्या कहा इसको? हमने नाम दिया ट्रांस हिमालय। इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हमने कहा कि ये है हमारा ग्रेट हिमालय। इसके दक्षिण में आप एक पर्वत श्रेणी को देख रहे हैं जिसको हमने नाम दिया मिडल हिमालय। इसके दक्षिण में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये है शिवालिक, और इसके बाद ये ग्रेट हिमालय के मिडल हिमालय के साथ ही मिल जाता है और आपको अरुणाचल प्रदेश तक प्राप्त होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? उत्तर से दक्षिण हम एक क्रम देख रहे हैं, सबसे उत्तर में ये है, सबसे दक्षिण में ये है। बट अगर मैं देखूं कि यहां पे इतना हिमालय को क्या नाम दिया, इतने हिमालय को क्या नाम दिया, यानी अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालयों का नाम बांटूं, अभी तो नाम जो हमने दिया है वो उत्तर से दक्षिण दिया है, सबसे उत्तर ट्रांस, फिर ग्रेट, इसके बाद मिडल और इसके बाद ये। बट अगर मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ूं तो फिर हिमालय का क्या नाम हुआ? इसका काम किया एक व्यक्ति हुए सिडनी बुराड़, नाम है सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने हिमालय का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ, या कह सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टली क्लासिफिकेशन किया, उसका वर्गीकरण किया। सिडनी बुराड़ ने जिस आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया उसको आधार उन्होंने बनाया नदियों को। नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का विभाजन किया और आयोग ने कई बार यहां से सवाल पूछा है और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम इस मैप पे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत होती है एक नदी, मैंने आपको बताया एक नदी यहां से प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस नदी। ऐसे ही एक नदी आपको यहां पे देखने को मिलेगी जिसका नाम है सतलज, या जिसी को हम कहते हैं सतलुज नदी। इन दोनों के बीच में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय का ये जो टुकड़ा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को सिडनी बुराड़ कहते हैं कि यहाँ पर पंजाब की प्रधानता है, इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया पंजाब हिमालय। नाम याद रखेंगे, नदी कहां से लेकर के कहां तक की उन्होंने बात करी। इसके बाद सतलज नदी से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे एक नदी बहती है नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर, जिसका नाम है काली नदी। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है काली नदी। सिडनी बुराड़ कहते हैं कि सतलज से लेकर के काली नदी तक का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने नाम दिया कुमाऊं हिमालय। ऐसे ही इस काली नदी से लेकर के और यहां पे एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है तीस्ता नदी। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिडनी बुराड़ नाम देते हैं कि वो नेपाल हिमालय है। इस तीस्ता नदी से लेकर के यहां पे प्रवाहित होने वाली जो नदी मैंने आपको बताई थी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिडनी बुराड़ कहते हैं कि वो असम हिमालय है। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया सिंधु से सतलज के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का उसको उन्होंने पंजाब हिमालय कहा। सतलज से लेकर काली के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय कहा। काली से लेकर के तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय कहा। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने असम हिमालय में क्लासिफाई किया। देखिए यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जो सामान्यतः हम उनका कोई दूसरा नाम सुनते हैं और आयोग वही दूसरा नाम देता है और पूछता है सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग कौन सा नाम है। सामान्यतः हम दूसरा नाम सुनते हैं पर सिडनी बुराड़ ने एक नाम दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पंजाब हिमालय में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट कुमाऊं हिमालय में आप कंफ्यूज जा सकते हैं। कुमाऊं हिमालय में हम पढ़ते हैं यहाँ पे गढ़वाल हिमालय, हमने अपने हिसाब से गढ़वाल हिमालय बांटा है, पर सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग जो हिमालय का नाम है वो है कुमाऊं हिमालय। ऐसे ही यहां पे आप देख रहे हैं तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है उसको सिडनी बुराड़ कहते हैं कि वो असम हिमालय है। यहां पे कई बार वो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच के पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कह देता है? मेघालय हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय या किसी और हिमालय के नाम से कह देता है, जबकि उनके अकॉर्डिंग क्या है? असम हिमालय। इन सभी हिमालयों की अपनी कुछ विशेषता है। आइए समझते हैं वो क्या विशेषता है जो इन हिमालयों में सिडनी बुराड़ हमें बताते हैं। देखिए सिडनी बुराड़ ने कहा कि जो पंजाब हिमालय है उसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। इसकी एक विशेषता है कि यहां पर चौड़ाई सबसे ज्यादा है। हमने बताया भी था जब आपको हिमालय शुरू में बताया तो हमने बताया कि यहां औसत, तो पंजाब हिमालय की विशेषता है चौड़ाई सबसे ज्यादा है।
इसके बाद अगर कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय में सिडनी बुराड़ कहते हैं कि यहां पर हिमनदों की यानी ग्लेशियरों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जो नेपाल हिमालय का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया उसकी विशेषता बताते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई या ऊंचाई सबसे ज्यादा है। क्या है विशेषता? ऊंचाई सबसे ज्यादा है। आप देखते हैं इसी नेपाल हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। और जो असम हिमालय उन्होंने बताया, उस असम हिमालय में कहा कि यह असम हिमालय ऐसे क्षेत्र में है जहां किसी भी बाकी के पर्वतों के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस असम हिमालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है और आपको जानकारी होगी कि जहां कहीं पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर वनस्पति ज्यादा होती है। वर्षा का सीधा संबंध वनस्पति से है, वेजिटेशन से है, और जहां पर वनस्पति ज्यादा होती है वहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, यानी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। तो असम हिमालय के बारे में वर्षा पूछे, वनस्पति पूछे या फिर जैव विविधता पूछे, ये ज्यादा हो जाता है। तो हमने देखा सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से हिमालय को नाम दिया गया और उनकी क्या क्या विशेषता है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछता है, यूपीएससी से लेकर के वनडे एग्जाम्स तक यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आप वहां से इस चीज को समझ पाएंगे। सिडनी बुराड़ की इस क्लासिफिकेशन को जरा हम पीडीएफ में देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका पहले शुरुआत करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है ये हमने देख लिया, सिंधु से लेकर के सतलज तक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में कहां पर विस्तृत है ये, तो इसका विस्तार आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश। यानी नाम जरूर पंजाब है पर भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों और किन राज्यों में पड़ता है वो नाम है ये लद्दाख, और इसके बाद जम्मू कश्मीर और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में कौन विस्तृत है? पंजाब हिमालय। विशेषता क्या बताइए आपको? औसत चौड़ाई जो है वो इसकी सर्वाधिक है। आप देखेंगे जब हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय को बांटा तो हमने उसको ट्रांस हिमालय, हमने उसको महान हिमालय, हमने उसको लघु हिमालय में बांट दिया। पर अब तो हम कोई ट्रांस और कोई लघु नहीं कह रहे हैं, अब तो हम कह रहे हैं कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं हिमालय की उस काट में, उस हिस्से में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं जो हमने पहले उत्तर से दक्षिण बांटी थी। देखिए इसके अंतर्गत जो है वो महान हिमालय की श्रेणी भी शामिल होगी, पीर पंजाल श्रेणी भी शामिल होगी। इसके अंतर्गत आप धौलाधर श्रेणी भी देखेंगे, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के क्या होंगे? पर्वतीय क्षेत्र हैं। यानी एक तो इसमें शामिल हो गया ग्रेट हिमालय। पीर पंजाल और धौलाधर किसकी श्रेणी है? आप याद करिए, ये किसके नाम थे? ये लघु हिमालय के हैं। इसके बाद लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी किसकी श्रेणियां हैं? ये ट्रांस हिमालय की है। तो हमने इसमें देखा कि इस पंजाब हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय शामिल हैं। अगर हम कुमाऊं हिमालय के बारे में बात करें, पहली विशेषता है इसकी कि इसमें हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है। इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है वो लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में है। कहां से कहां के बीच में है? सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक है। और अगर राज्यों की बात करें किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। अगर हम इसके अंतर्गत पड़ने वाली उत्तर से दक्षिण की श्रेणियों के बारे में बात करें तो इसमें महान हिमालय शामिल है, इसमें लघु हिमालय है और इसमें शिवालिक है। ध्यान रखिए इसमें ट्रांस हिमालय नहीं आया है। ऐसे ही नेपाल हिमालय के बारे में बात करें तो विशेषता हो जाती है कि नेपाल हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसका फैलाव जो है, इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है और कहां से कहां तक है? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। अगर हम देखें कि इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर देखने को मिलता है तो सर्वाधिक क्षेत्र नेपाल में है। केवल दक्षिणी शिवालिक के क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों में है वो इसमें शामिल है। बाकी सभी क्षेत्र कहां पे हैं? वो नेपाल में है। ऐसे ही हम असम हिमालय को जान लेते हैं। वर्षा और जैव विविधता यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी आपको देखने को। तीस्ता, दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है कौन? असम हिमालय। इसके अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र इसमें शामिल रहते हैं। पर्वत श्रेणियों को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि जो पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, मैं किसी ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं, अब उन दर्रों को जैसे आयोग सवाल पूछता है, हम उन दर्रों को ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं। हम दर्रों को समझेंगे स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग, ना कि श्रेणी के अकॉर्डिंग कि हम ऐसे पढ़ें कि ट्रांस हिमालय के दर्रे कौन से हैं। बेसिकली हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका देख भी लिया था जब हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा था। बट अब हम देखते हैं कि अगर पूछे जम्मू कश्मीर में
लद्दाख में कौन सा दर्रा है, आपसे पूछिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में कौन सा दर्रा है। तो अब हम स्टेट वाइज या कहिए यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग अपने दर्रों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं चीजों को। पहले जो दर्रों को हम देखेंगे उन दर्रों को हम समझेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे देखते हैं, दोनों यूनियन टेरिटरी ही आप समझते हैं। इसमें पहले दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या है दर्रे का नाम? बुर्जिल दर्रा। याद रखना है, कहां पे मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में देखने को मिलेगा। क्या विशेषता है जरा देखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कौन सी श्रेणी में अवस्थित है? महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। वर्तमान में कौन से क्षेत्र में आता है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में ये फिलहाल जो है वो दर्रा अवस्थित है। किससे किसको जोड़ता है? क्योंकि आपको पता होगा जो दर्रा होता है दो पर्वतों के बीच का एक पतला सा रास्ता होता है, एक घाटी होती है जिसको हम दर्रा कह रहे होते हैं। तो देखिए ये दर्रा किस किस को आपस में कनेक्ट करेगा? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित जो है वो पीओके में पड़ता है। अगर आप देखें यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि प्राचीन काल में, पुराने समय में भारत को मध्य एशिया से, मिडल ईस्ट से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो भी कौन सा दर्रा था? उसका नाम भी था बुर्जिल दर्रा। इसके बाद दूसरे दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। देखिए पीर पंजाल एक श्रेणी भी थी, उसी में यह दर्रा है। तो कहां पर है? देखिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी में। यह वही पीर पंजाल श्रेणी है जिसको हमने जम्मू कश्मीर में नाम दिया था लघु हिमालय का, अवस्थित है उसमें। किसको किससे? कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ रहा है। इसके निकट एक शहर है जिसको कहते हैं शोफिया। शोफिया जो है वो वैली ऑफ एप्पल्स के नाम से जानी जाती है, यानी सेबों की घाटी कहते हैं। ये एक जानकारी है। कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद नेक्स्ट दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। ये दर्रा थोड़ा सा खास है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खास है और वैसे भी खास है। जरा देखिए इसकी इंपोर्टेंस क्या है। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। यानी पीर पंजाल श्रेणी किसकी श्रेणी है? लघु हिमालय की श्रेणी है। दूसरी बात क्या है, किसको किससे जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र को, जम्मू क्षेत्र को जो है वो कश्मीर घाटी से जोड़ रहा है। तीसरा देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट कहता है। अधिक ऊंचे क्षेत्र में इसकी अवस्थिति के कारण इससे होकर गुजरने वाला मार्ग जो है वो शीतकाल में जम जाता था, क्योंकि दर्रा पहाड़ी क्षेत्र में है, लघु हिमालय में है, पीर पंजाल में है, ऊंचाई काफी है। तो जो दर्रा है शीतकाल में क्या होता था, उसमें बर्फ जम जाती थी और दर्रा आवागमन का एक मार्ग है। उस मार्ग के शीतकाल में बाधित होने के चलते आप सोचिए जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ रहा है, तो कश्मीर घाटी जो है शेष भारत से कट जाती है। कब? शीतकाल के दौरान। ऐसे में इस तरीके की समस्या का समाधान के लिए एक उपाय सुझाया गया और वो उपाय ये रहा कि क्या किया जाए कि उसका थोड़ा सा दक्षिण में एक सुरंग बनाई जाए, एक टनल बनाई जाए। और उस टनल की शुरुआत की गई और टनल बनाई गई ताकि क्या हो सके, इस जमने वाली समस्या से समाधान मिल सके। और उसका समाधान खोजा गया 1956 में। कब उसका समाधान खोजा गया? 1956 में, जब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने क्या किया कि कम ऊंचाई पर अवस्थित पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए एक सुरंग बनाई, एक सुरंग का निर्माण किया और उस सुरंग को नेहरू के नाम पे रखा गया जवाहर टनल। क्या नाम दिया गया? जवाहर टनल। और उसी जवाहर टनल से NH-44 जो है वो गुजरता है। तो पीर पंजाल श्रेणी में जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, इसके शीतकाल में जम जाने की समस्या के कारण उससे कम ऊंचाई पर एक टनल बनाई गई और टनल को नाम दिया गया जवाहर टनल। बट क्या हुआ कि वो टनल भी इतनी ज्यादा कम हाइट पर नहीं बनाई गई कि वहां पे जमाव न हो, वहां शीतकाल में रास्ता ब्लॉक न हो। फिर समस्या एज इट इज बनी रही, कुछ दिनों तक सुधार रहा, फिर से वही समस्या सामने आई कि वहां पर फिर से मार्ग अवरुद्ध होने लगा। इस समस्या को फिर से सुलझाया गया और फिर से उससे कम गहराई पर, उससे कम ऊंचाई पर एक फिर से एक टनल बनाई गई और उस टनल की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 2011 में। उस टनल की शुरुआत हुई और टनल बनके जब पूरी हुई वो वर्ष है 2017। और आपको पता है कि 2014 से एनडीए की गवर्नमेंट सरकार सत्ता में है। तो एनडीए की गवर्नमेंट में जो एक अपना नाम रहता है हर किसी का, तो उसमें इन्होंने एक नाम दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए पीर पंजाल श्रेणी में जो जवाहर टनल बनाई गई थी
उस जवाहर टनल के जमने का समाधान कौन सी टनल करती है, तो आप बताएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कब बन के तैयार हुई? 2017 में। कब शुरुआत हुई? 2011 में। और ये टनल कब बनाई गई थी? 1956 में। तो एक कहानी के तौर पे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के बारे में विशेषता यह है कि लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 5540 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम दर्रा अवस्थित है। भारत के उच्चतम पर्वतीय दर्रों में से एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में विशेषता यह है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जास्कर श्रेणी में है। याद करिए, जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। यहाँ पे हो सकता है जास्कर दे दे, हो सकता है यहाँ पे ट्रांस हिमालय दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 1 जो है इसी से होकर के गुजरता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3500 मीटर की ऊंचाई पर आपको जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दर्रे का नाम है खरदुम ला। ला को आप दर्रा भी कहते हैं, तो आप खरदुम ला दर्रा भी पढ़ सकते हैं उसको, या फिर खरदुम ला भी कर सकते हैं। कहां पे है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख श्रेणी में। ये लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, आपको याद होगा। किसको किससे जोड़ता है? देखिए, लेह के उत्तर में है और श्योक घाटी एवं नुब्रा घाटी जाने का रास्ता देता है। श्योक घाटी और नुब्रा घाटी दोनों हम पहले ये पढ़ चुके हैं। श्योक नदी है और एक नुब्रा नदी है, ये आपको पता है। इसके बाद एक दर्रे का नाम है जिसका नाम है चांगला दर्रा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख श्रेणी में है। इसके बारे में इतनी विशेषता आपके लिए इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। अघिल दर्रे के बारे में विशेषता यह है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है और वर्तमान में जो है वो पीओके के अंतर्गत आता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में फिलहाल अवस्थित है। हम इन दर्रों की पिक्चर्स जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक देंगे, आप जाके वहां पे उसको ज्वाइन कर लेंगे। बाकी की सभी पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ या जो भी पिक्चर्स रहती है, इसके अलावा बाकी का जो दैनिक करंट अफेयर्स होता है या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है एग्जाम से रिलेटेड, आपको टेलीग्राम चैनल पे वहां पे दे दिया जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारी इन वीडियो से लाभ मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको लाभ मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।